नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रंजीत और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल देखेंगे। इसके अलावा इसकी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं वो है हमारी पॉलिटिकल लीडर से रिलेटेड। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। आने वाले समय में, आने वाले साल में आप देखेंगे कि नई सरकार आ जाएगी। नई सरकार आएगी तो आप अपने नेताओं से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उनमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? क्या वो क्रिमिनल्स लोग चल जाएंगे? नॉर्मली आप स्टूडेंट हैं, यदि आपके खिलाफ में कहीं एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप, जब तक वो एफआईआर आपकी हट नहीं जाती है, मिट नहीं जाती, जब तक आपका केस चलते रहेगा आपको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन ये नेताओं के लिए लागू नहीं होता है। वो जेल में रहते हुए भी लड़ लेते हैं, लेकिन जेल में रहते हुए कोई बंदा पेपर में नहीं बैठ सकता, ना उसको नौकरी लग सकती। इसके अलावा जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कितने वो पढ़े लिखे हों, ठीक है। इसके साथ ही साथ में वो उनके अंदर ऐसी क्वालिटी होना चाहिए कि आप लोगों की आवाज़ को वो उठा सकें, हम लोगों की आवाज़ को वहाँ तक, संसद तक लेकर के जा सकें। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। उनकी योग्यता के हिसाब से ही आप देखेंगे बहुत सारे बिल बने हैं, विधेयक प्रस्तुत हुए हैं। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? वो योग्य नेताओं के कारण ही हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं ये HDI से रिलेटेड है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड है। अब हम विकास की बात करते हैं। बीजेपी हमेशा से, केंद्र सरकार हमेशा से बात करते आ रही है विकास को लेकर के। उनका कहना है कि हम हमेशा से ही विकास के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और विपक्ष आरोप लगाते रहता है कि अमीरों का विकास हो रहा है, गरीबों की जेब से तो पैसा खाली जा रहा है। तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है, जो गैप है, उसको कैसे करके फिलअप किया जा सकता है? सबसे पहले हमें अपना, यदि हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, जीडीपी हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें मानव का विकास, मानव संसाधन का विकास करना पड़ेगा। इसमें जो इनइक्वालिटी है, इसमें जो लोग कर्ज में फंसे हुए हैं, क्या उनका स्टेटस है, क्या वर्ल्ड में स्टेटस है? इसके अलावा HDI इंडेक्स में भारत कितना पिछड़ा हुआ है? यदि हम हमारे पड़ोसी देशों से भी पीछे हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। तो आज की ये दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण खबरों को हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम पहले एडिटोरियल को, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली इसमें फोकस किया जाता है राइटर की तरफ से कि सरकार को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये चीज़ करेंगे तो इसके साथ ही साथ में लोगों का, गरीब लोगों का भी विकास हो जाएगा। आप डायरेक्ट कोशिश करिए कि डायरेक्ट हम उन लोगों को सीधा सीधा प्रभावित करें। तो 250 शब्दों में हमको जो आंसर राइटिंग करना है, इसके लिए जो लाइनें रहने वाली हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल में यदि हमारे देश में ह्यूमन डेवलपमेंट का लो लेवल चल रहा है, हमारे देश में इनइक्वालिटीज़ चल रही है, लोगों की सेविंग कम है, हाई डेब्ट है, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अब समय आ गया है, हमें सोचना पड़ेगा एक अल्टरनेट ग्रोथ स्ट्रेटजी को, विच अकॉर्ड्स प्राइमेसी टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। 250 शब्दों में आंसर राइटिंग आपको जो करना है उसकी लाइनें ये रहने वाली हैं। ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा कि भाई कैसे करके ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल हमारे देश में लो है, हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी कैसे है, साथ ही साथ में लोग किस प्रकार से लो सेविंग कर रहे हैं, कैसे करके कर्जा ज़्यादा हो गया है लोगों के ऊपर। इसलिए अब सरकार को एक अल्टरनेट स्ट्रेटजी लेकर के आना पड़ेगा, जिसमें सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। हिंदी में यदि देखा जाए तो ये लाइनें हैं, इसको आप देख सकते हैं। मानव विकास का जो लेवल स्तर है वो लो है।
असमानता तेजी के साथ में बढ़ते जा रही है, हाई है, लोग कम बचत कर रहे हैं और ऋण ज़्यादा ले रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक वैकल्पिक विकास रणनीति के बारे में सोचने का समय आ गया है, जो मानव विकास को प्राथमिकता देती है। तो शुरुआत ही करी जाती है HDI रैंकिंग से कि भारत को किस प्रकार से लो लेवल में इसमें रखा गया है। दो हाल फिलहाल की रिपोर्ट ऐसी हैं जो कि कुछ इम्पोर्टेंट फेसिट प्रस्तुत करते हैं, पहलू प्रस्तुत करते हैं इंडिया के डेवलपमेंट को, बताती हैं कि इंडिया यदि विकास कर रहा है तो आखिर किन लोगों का विकास हो रहा है, गरीब लोगों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पर आप समझ सकते हैं। पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 की। इसको पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से, एंड ये मेजरमेंट करती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के एरिया में आप कितना आगे बढ़ पाए हैं, कितना अचीवमेंट हासिल किए हैं। सेकेंड वाली रिपोर्ट है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, ठीक है, ये मार्च 2024 में जारी करी गई थी। इसमें भी कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाए गए हैं इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी के इंडिया में। टाइम पीरियड है 1922 से लेकर के सन 2023 तक। अब हम बात करते हैं कि ये जो रिपोर्टें प्रस्तुत करी गई हैं इनमें कौन कौन सी खास बात हमको देखने को मिलती है। जैसे कि इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया को रैंकिंग दी गई है 193 कंट्रीज़ में 134, मतलब आप पीछे की लाइन में हैं। तो जो UNHDI इंडेक्स है उसमें भारत को 134वें नंबर का स्थान मिला है। टोटल 193 कंट्रीज़ के लिए इंडेक्स जारी किया गया था, सन 2022 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन 2021 से हमने इम्प्रूवमेंट लाया है। उस समय में हमारी जो रैंकिंग थी 135 थी, अभी हम 134 में आ गए हैं। उस समय 192 कंट्रीज़ का मेज़रमेंट लिया गया था। अब देखिए कितना पॉइंट इंक्रीज हमको देखने को मिला है HDI वैल्यू में। 0.644 था 2022 में, 2021 में यह था 0.633। तो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब ये है इंडिया की जो रैंकिंग रखी गई है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रखी गई है। और इसमें और कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं आगे हम देखने वाले हैं। 1990 से 2022 के बीच में इंडिया ने विटनेस किया था HDI की वैल्यू में, HDI की जो वैल्यू थी उसका कितना था आंकड़ा, 48.4% था। और देखिए ये 0.434 था 1990 में, और ये बढ़कर के 0.644 हो गया सन 2022 में। लेकिन इंडिया जो है थोड़ा सा अप हुआ है रैंकिंग के मामले में यदि हम 2021 से तुलना करते हैं तो, लेकिन फिर भी हम भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चाइना जैसे कंट्रीज से पीछे हैं। इसलिए ये हमें सोच विचार करने वाली बात ये है। हम मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में आ गए और इसके अंतर्गत म्यांमार, घाना, केन्या, कांगो, अंगोला जैसे गरीब कंट्रीज़ हैं और हम भी उसकी कैटेगरी में आ गए हैं। इंडिया ने इम्प्रूवमेंट रजिस्टर्ड किया है किस मामले में, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में। इसमें हम कुछ बेहतर कर पाए हैं। 2022 में इंडिया को रैंकिंग मिली थी 108, टोटल 193 कंट्रीज़ का ये जारी किया गया था। जबकि 2021 की बात करें तो इसकी जो रैंकिंग है 122 थी 191 कंट्रीज़ में। फिर भी देखा जाए इंडिया में लार्जेस्ट जेंडर गैप देखने को मिलता है हमें हमारे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के माध्यम से। एस there exists a 47.8% डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मैन। आप देखिए कामकाजी पुरुषों की अपेक्षा कामकाजी महिलाओं की संख्या कितनी है, 100 में 76 पुरुष हैं और 28% मात्र महिलाएं हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि जो जेंडर गैप है ना हमारे देश में ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो अगला जो पॉइंट यहाँ पर उठाया जा रहा है वो है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी में हम देखेंगे कि भाई जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। यदि हम कंट्रीज़ में इनइक्वालिटी की बात करें तो जो अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द HDI है ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट टू इंक्रीज ईच ईयर सिंस 2020 से ही बोला जा रहा है ये जो HDI है वो इंक्रीज़ होना चालू कर दिया है, अपर एंड जो लोअर एंड है HDI का।
हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन है, मतलब ऑलमोस्ट 40% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन गुड्स इज कंसंट्रेटेड इन थ्री और फ्यूअर कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल ट्रेड है और उसका जो वैल्यू है 40% हिस्सा बड़े बड़े देशों तक ही सीमित है, बाकी के कंट्रीज़ का तो कोई योगदान ही समझ में नहीं आता है। वहीं यदि हम 2021 की बात कर लें तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑफ ईच ऑफ द 3 लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज सरपास्ड द जीडीपी ऑफ मोर देन 90% ऑफ द कंट्रीज दैट ईयर। कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंपनी इतनी मजबूत हो चुकी हैं, इतना पैसा कमा रही हैं कि वे विश्व के 90%, विश्व की कंट्रीज का जितना भी जीडीपी निकल रहा है उसका 90% हिस्सा तो इनकी जेब में है। तो आप सोचिए ये लोग कितने पावरफुल हैं। इनइक्वालिटी को जो डिस्कस किया गया है इस रिपोर्ट में, वो क्या कहती है कि भाई ये कहती है कि जो इंडिया का जो लॉस है एसडीआई में वो 31.1% का है, विच इज़ हायर देन दैट ऑफ श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान। हम कुछ कंट्रीज पड़ोसी देशों से भी पीछे हो चुके हैं। इनइक्वालिटी किस प्रकार से बढ़ते जा रही है, तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की यहाँ पर चर्चा करी जाती है, जो बताता है कि जो बॉटम 50% लोग हैं उनको मात्र 15% हिस्सा पा रहा है इंडिया की नेशनल इनकम का। 2022-23 का ये डाटा है। वहीं जो टॉप 1% लोग हैं वो अर्न करते हैं 5.3 मिलियन, ऑन एवरेज 5.3 मिलियन, मतलब 23 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं ये लोग इंडियन पर्सन से। एवरेज जो हम और आप जैसे लोग हैं उनको कितना मिल रहा है, 0.23 मिलियन मिल रहा है, और वो लोग कितना कमा ले रहे हैं, 5.3 मिलियन कमा रहे हैं, 23 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं। वहीं यदि हम सबसे निचले स्तर के लोगों की बात करें तो बॉटम 50% लोगों को उठा लें एंड मिडिल 40% को उठा लें तो इन दोनों को मिलाकर के 71,000 हो रहा है, वो भी नेशनल एवरेज से 0.3 टाइम्स ज़्यादा है, एंड 1,65,000 0.7 टाइम्स नेशनल एवरेज रिस्पेक्टिवली। यदि हम जो है टॉप की बात कर लें तो टॉप में जो डिस्ट्रीब्यूशन है द रिचेस्ट 10,000 इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं तो 920 मिलियन इंडियन एडल्ट इसमें आ जाते हैं। ये अर्न करते हैं एवरेज 480 मिलियन इंडियन रुपीस, मतलब 2069 टाइम्स एज द इंडियन एवरेज। कमाई बताई जा रही है कि ये जो अमीर लोग हैं कितना गुना ज़्यादा कमाते हैं। हमारे देश में ये जो इनकम में इनइक्वालिटी पाई जाती है, आय में असमानता पाई जा रही है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ह्यूमन वेलफेयर के हिसाब से, क्योंकि जहाँ पर कम दिखाई दे रहा है वहीं पर सरकार पैसा खर्चा करती है। यदि हम विद इन टॉप 10% की बात कर लें तो जो ग्रोथ रेट है rise with the rank indicating that those at the very top benefited much more than other। टॉप 10% लोग ज़्यादा बेनिफिट ले पा रहे हैं यदि हमारे देश की ग्रोथ हो पा रही है, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात यही बोली जाती है। अब इसके असर की बात करी जाती है, यदि ऐसा हो रहा है तो इसका असर क्या हो सकता है, कौन इससे प्रभावित होने वाला है। देखिए, यदि जो ग्रोथ है ज़्यादातर अमीर लोगों तक ही यदि कंसंट्रेटेड हो जाती है, टॉप लोगों तक ही कंसंट्रेटेड हो जाती है, तो जो पेस ऑफ इकोनॉमिक पोलराइजेशन है वो बढ़ने लग जाता है, इवेंचुअली रिजल्टिंग इन द इमरजेंस ऑफ 2 क्लासेस एंड हैव्स एंड हैव नॉट। 2 क्लास उभर करके सामने आएगी, ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है और ऐसे लोग जिनके पास में पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है। अब अगले जो चीज़ यहाँ पर उठाई जा रही है वो है कि भाई कितने लोगों जो है ऋण से ग्रसित हैं, कितने लोग लोन में डूब रहे हैं, कोई फांसी लगा के मर रहा है, इस प्रकार का। तो एक हालिया रिपोर्ट आई थी दिसंबर 2023 तक, भारत में जो हाउस होल्ड डेब्ट का लेवल है
काफ़ी हाई रहा था, जीडीपी का 40%, दिसंबर 2023 का ये डाटा हम देख रहे हैं। वहीं जो नेट फाइनेंशियल सेविंग है लोगों की, वो उसमें गिरावट देखने को मिली, 5.2% पहुँच गई है ये जीडीपी का। देखिए, कर्जा तो जीडीपी का 40% है और सेविंग मात्र 5.2% ही कर पा रहे हैं। यदि हम हाउस होल्ड डेब्ट का एनालिसिस करते हैं ना, तो इसमें पता चलता है जो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है लोग सबसे ज़्यादा ले रहे हैं एंड एक्सपीरियंस करते हैं मोस्ट रैपिड ग्रोथ फॉलोड बाय सिक्योर्ड डेब्ट, एग्रीकल्चर लोन एंड बिजनेस लोन। सबसे ज़्यादा लोन जो लिया जा रहा है वो अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है। इसके बाद है सिक्योर्ड डेब्ट है, फिर एग्रीकल्चर लोन है, फिर बिजनेस लोन के अंतर्गत आ जाता है। अब जो अनसिक्योर्ड लोन होगा ना, उसमें आप ये समझ लीजिए कि बैंक से कहीं ज़्यादा आपको पैसा देना है। बैंक की रेट और आपने जो लोन लिए हैं उसकी रेट में बहुत अंतर होगा। अब एनुअल बोरोइंग ऑफ हाउस होल्ड की बात करें, मतलब परिवारों की वार्षिक उधारी की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसमें 5.8% की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, मतलब जीडीपी का 5.8% रहा 2022-23 में, जो कि सेकंड हाईएस्ट लेवल माना जाता है इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो यदि हमारे देश में लो लेवल है ह्यूमन डेवलपमेंट का, इनइक्वालिटी भी हाई हो गई है, लोग सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, डेब्ट हाई है, इसका मतलब ये है अभी जो काम चल रहा है इससे बात नहीं बनने वाली। हमको कोई अल्टरनेट ग्रोथ स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा जो कि मानव विकास को प्राथमिकता देती है और इसे विकास में तेज़ी लाने के मार्ग के रूप में आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक अच्छी राजनीतिक शक्ति की ज़रूरत है। ठीक है, और ये नहीं सोचना है कि खाली चुनावी लाभ के लिए हम कोई भी काम करें। इस दिशा में पहले के कदम के रूप में विकास की कहानी को नए सिरे से गढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली राजनीतिक योग्यता से रिलेटेड है। हमारे जो नेता लोग हैं उनमें कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, इसके ऊपर ये आर्टिकल फोकस करता है। मतलब जो नेता की कॉम्पिटेंसी है, कॉम्पिटेंसी मतलब होता है उनकी योग्यता। कॉम्पिटेंसी को ही सेंट्रल पिलर बनाने की ज़रूरत है हमको पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। मतलब 250 शब्दों में आपको जो आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें क्या होने वाली हैं। योग्यता को राजनीतिक विमर्श के केंद्रीय स्तंभों में से एक होना चाहिए। जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है तो वहाँ हमें हमेशा चर्चा करना चाहिए कि हमारे नेता लोग कितने योग्य हैं। इंग्लिश में जो लाइनें रहने वाली हैं वो इस प्रकार से रहेंगी। कॉम्पिटेंसी नीड्स टू बी वन ऑफ द सेंट्रल पिलर ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स। योग्यता को राजनीतिक विमर्श के केंद्रीय स्तंभों में से एक होना चाहिए। हम शुरू में बात करते हैं कि हम जिन लोगों को सांसद बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, पंच सरपंच सचिव बना रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं। लगभग हमारे देश में 795 MPs एंड 4123 मेंबर ऑफ MLA हैं। 31.8 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकल गवर्नमेंट में। ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं एंड ये इंश्योर करते हैं कि इनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए एट द लेवल ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट। साथ ही साथ ये लोग कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में, काउंसिल्स में एंड वर्क करते हैं ऑन इश्यूज ऑफ इम्पोर्टेंट एज पार्ट ऑफ कमिटीज़। कमिटी के पार्ट के तौर पर भी ये कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज को उठाते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं कि हमारे यहाँ पर जो नेता लोग हैं वो कितने ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, कितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। एटलीस्ट 75% जो लोकसभा के मेंबर्स हैं एंड नियरली 64% जो विधायक हैं ये ग्रेजुएट हैं। एंड कंसिडरिंग देयर सेंट्रल रोल इन पॉलिसी मेकिंग एंड डिलीवरिंग पब्लिक सर्विस, ये लोग क्या काम कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, साथ ही साथ जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको डिलीवर कर रहे हैं। अब यहाँ जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए वो ये हैं, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ये पता चले कि आपका नेता योग्य है। पहले नंबर की बात ये है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है।
ठीक है, इससे उनको काफ़ी क्रिटिकल स्किल प्रोवाइड हो जाता है। सेकंड नंबर की बात जो होनी चाहिए वो है इफ़ेक्टिव गवर्नेंस। इसके लिए उनके पास में कौन कौन सी चीज़ होना चाहिए, बिहेवियरल क्वालिटीज़ होना चाहिए, फंक्शनल क्वालिटीज़ होना चाहिए, एंड उनको कुछ कुछ अपने सब्जेक्ट में योग्य होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आपका जो नेता है वो काफ़ी योग्य है। वहीं यदि हम बात करें कुछ योग्यताओं की जिनकी ज़रूरत है, जैसे कि बिहेवियरल स्किल्स की ज़रूरत है। बिहेवियरल स्किल्स ये क्या होता है, बिहेवियर वाला स्किल सबसे महत्वपूर्ण होता है। इससे आप जनता को सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ में। साथ ही साथ यदि आप कनेक्ट हो जाते हैं तो लोगों की आवाज़ को भी आप ऊपर तक लेकर के जा सकते हैं। इसलिए आपके पास में बिहेवियर का स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे कि प्रेजेंटेशन की गुण आपके पास में है, लीडरशिप है, टीम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, नेगोशिएशंस स्किल्स हैं, एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। ये सारी चीज़ें बिहेवियर स्किल के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारे जो नेता लोग हैं वो कम्युनिकेशन में अच्छे होना चाहिए, वर्बल एंड राइटिंग उनकी अच्छी हो, साथ ही साथ जो पब्लिक इंगेजमेंट है उनका बेहतर होना चाहिए। तो यदि हम बात करें इफ़ेक्टिव लीडरशिप एंड नेगोशिएशंस स्किल की, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, जो कि जो डाइवर्स टीम्स होती है उसको यूनाइट करने का काम करती है। बिहाइंड ए शेयर्ड विजन एंड मैनेजिंग डिफरेंट स्टेक होल्डर, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सबको एक साथ कैसे करके लाया जा सकता है, इफ़ेक्टिव लीडरशिप एंड नेगोशिएशंस के माध्यम से। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, ठीक है, वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन पंचायती राज लीडर हु प्रमोटेड बिहेवियरल चेंज एट ग्रास रूट। बोला जा रहा है कि जो स्वच्छ भारत अभियान है ये सफल क्यों हो पाया है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे जो वुमेन हैं, पंचायती राज लीडर्स हैं, ये लोग पार्टिसिपेट करे थे और इन्होंने ही बिहेवियर चेंज किया था लोकल लेवल पर, घर घर जा कर के। सेकेंड वाली जो चीज़ होनी चाहिए वो है फंक्शनल कॉम्पिटेंसी की। तो हमारे जो नेता लोग हैं वो डीपली अंडरस्टैंड द रूल्स एंड प्रोसेसेस अंडरपिनिंग लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। उनको नियम कानून की जानकारी होना चाहिए, उनको प्रोसेस की जानकारी होना चाहिए, जिससे जो लेजिस्लेशन है वो मजबूत होगा, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है वो बेहतर हो पाएगा। फंक्शनल कॉम्पिटेंसी के बारे में यहाँ पर कुछ कुछ दी जाती है, जैसे कि फंक्शनल कॉम्पिटेंसी के अंतर्गत स्किल आ जाता है नॉलेज एंड एबिलिटीज़ एन इंडिविजुअल नीडेड टू बी सक्सेसफुल होना है आपको, तो स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज़ ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्पिटेंसीज आर जॉब स्पेसिफिक एंड टेलर टू ए पार्टिकुलर फंक्शन और डिपार्टमेंट। कॉम्पिटेंसी क्या है, इस प्रकार की जो कॉम्पिटेंसी रहेगी ये जॉब स्पेसिफिक रहेगी, एंड बोला जा रहा है ये संबंधित रहती है पार्टिकुलर फंक्शन से या पार्टिकुलर डिपार्टमेंट से। वहीं यदि हम बात करें इसमें कुछ इंक्लूडेड है, जैसे कि लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछना है, संसद में कैसे क्वेश्चन पूछना है, विधानसभा में कैसे क्वेश्चन पूछना है, डिस्कशन को इनिशिएट करके इम्पोर्टेंट पॉलिसी मैटर उठाए जाएंगे आपके, मॉनिटरिंग किया जाएगा, एवल्यूट किया जाएगा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को, प्रोवाइडिंग सजेशन एंड इंश्योरिंग एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट बजट। साथ ही साथ हमारे जो नेता लोग हैं वो ये भी योग्य होना चाहिए, ठीक, इन ट्रांसलेटिंग सिटीजन ग्रीवांसेस, लोगों के ग्रीवांसेस को आगे बढ़ा पाएँ, उनकी आवाज़ को उठा पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है, कम्युनिकेटिंग दोज पॉलिसी गैप्स टू डिसीजन मेकर्स, जो गैप आ रहा है उसको वो फिल करने के योग्य हों। अब देखिए इतनी सारी योग्यता यदि है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी नियम कानून में ये चीज़ हमको दिखाई भी देती है। जैसे कि आप देखेंगे 2022 में क्या हुआ था, जो अनरेगुलेटेड एडवर्टाइजिंग है एंड प्रमोशन है तंबाकू का, लोग पिक्चर में ऐड करवा रहे हैं अपनी कंपनी का, सिगरेट का, सिगरेट वाले सिगरेट का करवा रहे हैं, नहीं तो उनकी सिगरेट ही बंद हो जाएगी जब
हीरो लोग पिएंगे तो हम लोग भी पिएंगे, ब्रांड पिएंगे हम भी वही ब्रांड पिएंगे, दिक्कत ये आ जाती। तो 2022 में क्या हुआ कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने एक मैटर को उठाया था 0 आवर में, जिसके माध्यम से रेगुलेट करने की बात करी जा रही थी तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की, चाहे वो OTT प्लेटफार्म हो, ठीक है, जो कि प्रेरित करते हैं लोगों को। इन्हीं सब के तो चलते चलते मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने क्या बोला था कि हम एंटी टबाको वार्निंग लेकर के आने वाले हैं, आप ये सब चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी सरकार लेके आई है, कैसे न कैसे करके लोग दिखा रहे हैं। इतना छोटा दिखा देते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ दिखा रहे हैं। एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में, ठीक है, ये जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके राइट्स की बात करता है। तो इसके माध्यम से एक कानून बना था, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो लेजिस्लेटिव एडवोकेसी है ये पॉलिसी चेंजेस में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब डोमेन बेस्ड कॉम्पिटेंसी की हम बात कर रहे हैं। ये जो डोमेन बेस्ड कॉम्पिटेंसी है, योग्यता है नेताओं की, ये इसके माध्यम से कुछ जो स्पेसिफिक ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हमारे इलाके में, यदि मैं किसी क्षेत्र का नेता हूं तो मेरे क्षेत्र में, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्पेसिफिक जो ज़रूरत है उसको मैं पूरा कर सकता हूं। कैसे करके? यदि मुझे उस डोमेन के बारे में जानकारी है तो। एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाता है ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ केयर पॉलिसी। यदि मुझे हेल्थ केयर पॉलिसी की काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है तो हम कुछ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम ला सकते हैं, हेल्थ केयर कानून बना सकते हैं, इंश्योरेंस सिस्टम ला सकते हैं, ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड के बारे में जानकारी रख सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन प्लानिंग के ऊपर यदि आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो उसमें भी आप बेहतर काम कर सकते हैं। चौथे नंबर की बात यह है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं उनका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, इसके बारे में भी अवेयरनेस हमको फैलाने की ज़रूरत है। अभी रिसेंट एग्जांपल आप देख लीजिए, जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल रूल्स आर रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल शेपिंग पॉलिसीज थ्रू डोमेन एक्सपर्टाइज एंड कमिटमेंट। ये लोग इस प्रकार का बिल क्यों लेके आते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र में उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहता है। उनके नाम भी यहाँ पर बता दिए गए हैं कि कौन कौन से बिल अभी तक प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कॉम्पिटेंसी ट्रैप में आपको फंसना नहीं है। इसका मतलब ये है कि चीज़ों को इतनी ज़्यादा आप कठिन मत बना दीजिए कि वो वहाँ तक लोगों की पहुँच ही ना हो पाए। देखिए कुछ कुछ वाली जो चीज़ें हैं वो रिसोर्सेज से रिलेटेड है, संसाधनों को कैसे करके हम लीवरेज करते हैं। तो जो केंद्र सरकार है, स्टेट सरकार है, ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जैसे कि पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डेमोक्रेसीज के लिए, नेशनल एंड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है, साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफार्म है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया, राम भाऊ महालगी प्रबोधिनी, इन सब में सरकार को थोड़ा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है। एंड सारी चीज़ों को थोड़ा सा संभव कैसे करके बनाया जा सकता है, वो है डेडिकेटेड रिसर्च विंग के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं दोस्तों, वो हमारे देश में जो अवैध रूप से लोग आ रहे हैं और रह रहे हैं उन लोगों से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए, हम मणिपुर की एक न्यूज़ देख रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि कामजोंग में 5457 अवैध प्रवासियों की पहचान की गई है। ये मणिपुर के मुख्यमंत्री ने बोला है। तो जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह ने बुधवार को कहा है कि उनकी सरकार ने 7 मई तक कामजोंग जिले में 5457 अवैध प्रवासियों का पता लगाया है,
जिसमें 5173 का बायोमेट्रिक डेटा हम कलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ ये है, एक तरफ तो सरकार क्या काम कर रही है, नागरिकता दे रही है, वहीं दूसरा एनआरसी लेकर के आ रही जिसमें बोल रही जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं हम सबको बाहर करेंगे। तो देखिए, अभी तक हम जितने भी पहचाने गए अवैध आप्रवासी लोग हैं इनको हम मानवीय सहायता दे रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। देखिए, कामजोंग मणिपुर के उन जिलों में से एक है जिसकी पूर्वी सीमा म्यांमार से लग रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है म्यांमार में जब सैनिक तख्ता पलट हुआ था, सेना का शासन वहाँ लागू हुआ था, सरकार गिराई गई और सैनिक शासन लागू हो गया। उसी समय के बाद सैनिक की कार्रवाइयों के बाद लोग सीमा के पास रहने वाले कई म्यांमार लोग इन राज्यों के लोगों के साथ अपने साथ साझा जाति संबंधों के कारण मिजोरम और मणिपुर में चले गए थे। अब सिंह ने बोला था कि ऐसे भारत ने ऐसे आप्रवासियों के पहले बैच को निर्वासित करना शुरू कर दिया है जो सीमा पार करके आए हैं। एक तरफ ये बोली जाती, दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम मानवीय सहायता दे रहे हैं। यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो जाती है। तो हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि कौन कौन से नियम कानून हैं जिसके माध्यम से सरकार इनको डील करती है, हैंडल करती है। जैसे कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 है। इस एक्ट के माध्यम से सरकार के पास में आ गई है कि वो कुछ स्टेप उठा सकते हैं जो कि नेसेसरी हों, जिससे इलीगल माइग्रेंट को रोका जा सके। इसके अंतर्गत वो पुलिस का, बल का, आर्मी का भी इस्तेमाल कर सकती है। The concept of burden of proof lies with the person and not with the authorities given by this act is still applicable in all state and union authorities। इसका मतलब ये है कि आपको ही सिद्ध करना है, सरकार ये सिद्ध नहीं करेगी कि आप कैसे आए हैं, क्या किए हैं। इस कानून ने सरकार को पावर दे दिया है कि वो कुछ ट्रिब्यूनल्स का भी गठन करेगी जिसके पास में सिमिलर पावर रहेगी सिविल कोर्ट के बराबर में ही। अभी हाल फिलहाल में फॉरेन ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर में अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है, जो 1964 का था। यहाँ तक कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में, टू सेट अप ट्रिब्यूनल टू डिसाइड वेदर ए पर्सन स्टेइंग लीगली इन इंडिया इज ए फॉरेनर और नॉट। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दे दी गई है कि भाई आप ट्रिब्यूनल बनाइए। ये ट्रिब्यूनल बताएगा कि ये आदमी कैसे आया है, ये भारत का है कि नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे कानून, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। ये सारे कानून जो है सरकार ने बनाए हैं इन लोगों से डील करने के लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले दोस्तों न्यूज़, वो संगीत सिवन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए, हिंदी और मलयालम फिल्मी दुनिया के फेमस डायरेक्टर संगीत सिवन अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। यमला पंगला दीवाना 2, क्या कूल है हम, अपना सपना, मनी मनी जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर संगीत सिवन ने 61 साल की उम्र में दुनिया से अलविदा बोल दिया है। ठीक है, अब वहीं यदि देखा जाए तो इनकी डेथ को लेकर के तो ऐसी कोई क्लियरिटी नहीं है, और जो पूरी दुनिया है बोला जा रहा है वो अभी शोक में डूबी हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी फेमस मूवी इन्होंने दिए थे, क्या कूल है हम, अपना सपना, मनी मनी एंड, ठीक है, इतनी सारी जो चीज़ें इन्होंने लोगों को दी हैं, बॉलीवुड को दिया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एकदम याद करने वाली हैं। साउथ से लेकर के बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में वो लेखक और निर्देशक के तौर पर भी काम किए हैं। संगीत सिवन फोटोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर, ठीक है, इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं और संतोष सिवन। तो बोला जा रहा है कि जो संगीत सिवन फोटोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर सिवन के सबसे बड़े बेटे और संतोष सिवन और संजीव सिवन के भाई थे। संगीत सिवन ने रघुवरन और सुकुमारन अभिनीत फिल्म व्यूहम की कहानी भी लिखी थी और उसका निर्देशन भी किया था।
इसके अलावा उन्होंने मोहनलाल के साथ 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में करी, जिसमें योद्धा, गंधर्व और निर्णयम भी शामिल है। वहीं हिंदी फिल्मों की यदि हम बात करें, जैसे कि चुरा लिया है तुमने, यमला पंगला दीवाना 2, क्या कूल हैं हम, अपना सपना मनी मनी जैसी महत्वपूर्ण फिल्में भी इन्होंने करी हैं। अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से भारत आज के समय में 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है सोलर पावर का। भारत ने कमिटमेंट किया है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में अपने आप को आगे लेकर के जाएंगे और 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन इमिशन वाली कंट्री बन जाएंगे। जितना हम पैदा करेंगे उतना हम खपत भी कर लेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। 2023 में इंडिया ने क्या काम कर दिया है, जापान को भी पीछे छोड़ दिया है एंड बन गया है ये विश्व का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर। ऐसा कहना है एक रिपोर्ट का, जिसको जारी किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एनालिटिक एजेंसी एम्बर के द्वारा। इंडिया ने जनरेट किया है 113 बिलियन यूनिट ऑफ सोलर पावर सन 2023 में, जबकि जापान ने मात्र 110 बिलियन यूनिट। इंडिया ने कितना किया, 113 बिलियन यूनिट जनरेट किया है पावर। यदि हम इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी के हिसाब से देखें, जिसमें इंक्लूड है सोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो इंडिया क्या काम करता है, 73 गीगावाट, मतलब 1 गीगावाट जो है 1 बिलियन वाट के बराबर होता है। तो इंडिया 5th रैंक में आ जाता है, जबकि जापान जो है 3rd प्लेसेस में आता है 83 गीगावाट। ये डाटा के हिसाब से ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। मतलब यदि हम इंस्टॉल कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो उस मामले में जापान हमसे ज़्यादा आगे है। जबकि आप ये देखेंगे ये जो सोलर पावर का शेयर है ना, ये बढ़ते जा रहा है। इंडिया के एनर्जी मिक्सेस में हम बढ़त देखते हैं। हर साल जितनी भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पर ईयर, ये लेकिन अलग अलग हो रही है। ऐसा फ्लक्चुएशन हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कंट्री का जो पावर डिमांड है वो कम ज़्यादा होती रहती है। लोकल कुछ कंडीशन रहती हैं जिसके कारण भी ये जो प्रोडक्शन है पावर का वो कम ज़्यादा हो सकता है। ऐसा इसमें बोला जा रहा है कि कितनी हमारी कैपेसिटी है, कितना हम पैदा कर ले रहे हैं। लेकिन बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमको जो है काफ़ी बड़ा गैप देखने को मिला है। यदि हम गवर्नमेंट थिंक टैंक की बात करें, नीति आयोग ने सजेस्ट किया था कि मई 2024 के हिसाब से देखा जाए तो जो सोलर पावर है ये इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी का 18% है। टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कितनी, 442 गीगावाट, इसका हिस्सेदारी कितनी हो गई, 18% की। मेड अप ओनली 6.6% ऑफ द पावर एक्चुअली प्रोड्यूस, रिफ्लेक्टिंग द गैप बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल। आपके पास क्षमता है ज़रूर, लेकिन 18% आपके पास कैपेसिटी, मात्र 6% आप जो है बिजली बना पा रहे हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। जापान जैसे देशों में पावर की जो डिमांड है 2% घट गई है, 2 बिलियन यूनिट घट गई है 2023 में। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उसने बिजली कम बनाया होगा। जबकि 2021 एंड 2022 में पावर की जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी। इसी के चलते चलते इंडिया ने ओवरटेक कर दिया है जापान को। ठीक है, हालांकि ये जो बात अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाई है कि क्या हम जापान को कंटिन्यू पीछे कर पाएंगे, 3rd पोजीशन हमारी बनी रहेगी हमेशा, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई है। अगले देश की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इसको पीछे छोड़ने के लिए भारत को अपने वर्तमान सौर उत्पादन को दोगुना से अधिक, मतलब 228 BU से भी ज़्यादा करने की उसको ज़रूरत पड़ेगी। दुनिया में टॉप में है चाइना, जिसने 2024 में 584 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया था, जो कि अमेरिका, जापान, जर्मनी, भारत से भी ज़्यादा है। 584 सोचिए, और हम 100 में है, मतलब कितना आगे है वो। ठीक है,
हालांकि यदि हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो जो ऊर्जा के नवीनीकरण है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से जो बिजली बन रही है वो वर्ल्ड लेवल में कितने परसेंट बन रही है, वो 30% बन रही है। ग्लोबली यदि देखा जाए रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हम 30% ही बिजली बना पाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी अब तेज़ी के साथ में बढ़ रही है, ठीक है। सन 2000 में हम देखेंगे ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का 19% हिस्सा हुआ करती थी, जो कि सोलर है, वाइंड पावर है, ये सब बहुत सारे सोर्सेस हो गए और 30% बिजली का निर्माण हम कर पा रहे हैं 2023 तक। चाइना मेन कंट्रीब्यूटर माना जा रहा था 2023 में, एंड बोला जा रहा है कि 51% ऑफ द एडिशनल ग्लोबल सोलर जनरेशन इसके तरफ से की गई, एंड 60% ऑफ न्यू ग्लोबल वाइंड जनरेशन उसी की तरफ से किया गया है। मतलब 50% और 60% की हिस्सेदारी चाइना जैसी महत्वपूर्ण कंट्रीज़ की। इसके अलावा यदि हम न्यूक्लियर की बात करें तो वर्ल्ड ने जनरेट किया था 40% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लो कार्बन सोर्सेस इन 2023।